जब सजा हो जंग का मैदान, जब तोप के मुहाने उगलते हैं बारूद के अंगारे, जब होती है आसमान में मिसाइलों की बौछार, जब आसमान में लिखी जा रही हो विनाश की इबारत, तब होता है असली युद्ध। और इस युद्ध का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे कमांड सेंटर में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गौरव शुक्ला। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या। कमांड सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेजर गौरव आर्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी कमांड सेंटर में। तो कमांड सेंटर में आपका स्वागत है। इस वॉर जोन के ऊपर खास कवरेज में हमारे जांबाज रिपोर्टर रिफत अब्दुल्ला भी हमारे साथ जुड़ेंगे और ग्राउंड जीरो से वो रिपोर्ट भी देंगे, जिनके साथ हम बात करेंगे कि इस समय ग्राउंड जीरो पर स्थिति क्या है। लेकिन उससे पहले मेजर गौरव आर्या, 4 बड़ी खबरें जिनके ऊपर आज बात करेंगे कमांड सेंटर में, एक एक करके आएगी। सबसे पहले जो बड़ी खबर आज के दिन की रहने वाली है, जिसके ऊपर चर्चा होगी, और वो बड़ी खबर है 15 शर्तों वाला प्लान। डोनाल्ड ट्रंप एक प्लान दे रहे हैं 15 शर्तों वाला, 15 पॉइंट्स वाला। जी, क्या कहेंगे? 15 पॉइंट वाला है दमदार या क्या कहेंगे? देखिए गौरव, इसमें 2 बातें हैं हमें समझनी पड़ेंगी। पहली बात तो यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है उसको ईरान ने अग्री नहीं करा। ईरान ने तो यह भी नहीं माना कि हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातें कर रहे हैं। जी, हमारी अमेरिका के साथ कोई बातें हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप 15 पॉइंट्स लिखता है अपने प्लान में जी। और उन पॉइंट्स में क्या है? आपके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होंगे, आपके पास ये जो आप मैरिटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है कि समुद्र से कोई भी जहाज जाए आप उसको रोकेंगे नहीं। ये सारी की सारी बातें, इसमें से नया कुछ भी नहीं है। नया कुछ नहीं है, लेकिन नया क्या हो सकता है वो आगे हम बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर आज के दिन की जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं, और बात होगी एक बिचौलिए की। समझ रहे हैं कौन है बिचौलिया? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रहा हूं कौन है बिचौलिया, बिल्कुल समझ रहा हूं। ये बिचौलिया है पाकिस्तान जी, जो हर जगह बीच में मेरा 10%, मेरा 5%, मेरी जेब में कितना आ रहा है, भुखमरे की तरह घूम रहा है पाकिस्तान। जी, तो ये पाकिस्तान के ऊपर बात हम जरूर करेंगे। तीसरी बड़ी खबर आज के दिन की जिसके ऊपर बात होगी, और तीसरी बड़ी खबर है कि बैकफुट के ऊपर कौन है। पहले 5 दिन, अब 30 दिन, फिर 15 सूत्री एक पूरा पॉइंट्स वाला प्लान। ये बैकफुट पर है कौन? इसके ऊपर बात करनी है। आपको क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूं कि इस वक्त कहना काफी मुश्किल है ये कहना कि ट्रंप बैकफुट पे है, नहीं, क्योंकि जो भी हम खून खराबे की वीडियोस देख रहे हैं, जो भी तहस नहस की हम वीडियो देख रहे हैं, उनमें से कोई भी वीडियो ईरान की नहीं है। ईरान में रिपोर्टर्स नहीं है, रिपोर्टर्स सारे के सारे इजराइल में हैं। तो इजराइल में जो बम गिरता है वो क्लियर है, ये बिल्डिंग में आग लग गई, धुआं निकल गया। लेकिन वो वीडियोस कहां हैं जहां पे पूरे ईरान के शहर को नस्तनाबूद कर दिया? वो वीडियोस कहां हैं? इस पे भी बात होगी। चलिए, इसके ऊपर भी बात होगी। ये दिन की तीसरी बड़ी खबर है। बैकफुट पर कौन है? आपके जहन में सवाल होगा। अगर आप समझ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका है, इजराइल है, तो जरा रुकिए, बात करेंगे इसके ऊपर भी। चौथी बड़ी खबर अब देश में आ चुकी है, जो स्क्रीन पर टेंशन में मुस्लिम देश है। कौन से मुस्लिम देश हैं? वर्चस्व की लड़ाई है। मुस्लिम देश टेंशन में है? आपको लग रहा है कि कोई टेंशन में है? गौरव, ये पूरा मामला ही वर्चस्व का है। जो आपने शब्द बोला यहां पे, पूरा मामला वर्चस्व का है। ये लड़ाई है कि आलम इस्लाम का लीडर कौन है, खलीफा कौन बनेगा। जी, इसमें अभी सऊदी अरेबिया है, क्योंकि मक्का और मदीना सऊदी अरब में है, लेकिन वहां पे चुपचाप तुर्की बैठा है। तुर्की अपने गेम खेल रहा है, यूरोप का हिस्सा है, नेटो का हिस्सा है। वहां पे ईरान कहता है नहीं, अगर इजराइल के खिलाफ कोई खड़ा है तो ईरान खड़ा है, ईरान को होना चाहिए पाकिस्तान। भिखारी पाकिस्तान बीच में कहता है कि नहीं, वी आर द ओनली नेशन, इस्लामिक नेशन विद न्यूक्लियर वेपन्स। ये तो गद्दी पे हम ही बैठेंगे। जी, ये बात जहाज इनका निकल नहीं पाया वहां से, हॉर्मुज से जहाज निकल नहीं पाया पाकिस्तान का। ये बिचौलिए बनेंगे। आगे बात करेंगे। इन 4 बड़ी खबरों के ऊपर हमारी खास नजर होगी, लेकिन शुरुआत में करने जा रहा हूं। एक बहुत बड़ी खबर इस समय आ रही है, भयंकर हो चुकी ईरान जंग से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब युद्ध को खत्म करने को बेताब दिख रहे हैं। जी हां, वो ईरान संग बातचीत करना चाहते हैं। खबर है कि अमेरिका ने ईरान को युद्ध खत्म करने के लिए 15 पॉइंट का प्लान भेज दिया है। इस 15 पॉइंट में 1 महीने में के सीजफायर से लेकर हॉर्मुज को खोलने की बात की जा रही है, लेकिन ईरान ने इसका जवाब नहीं दिया। जवाब अभी आया नहीं, चुप है ईरान। दावा किया गया है कि प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए ही भेजा गया है, जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे।
ट्रंप ने खेला 15 पॉइंट वाला कार्ड। नया प्लान क्या मानेगा ईरान? क्या एक महीने के लिए रुक जाएगी वॉर? पल में तोला पल में माशा, ये मिजाज ट्रंप का है। शायद इसी मिजाज की वजह से उन्होंने आनन फानन में इजराइल से ईरान पर हमला करवा दिया और जंग को आग की तरह फैलने के बाद उसे रोकने के लिए अलग अलग प्लान सोच रहे हैं। खबर यह है कि अमेरिका खुद ही ईरान से बातचीत करना चाहता है और किसी तरह युद्ध खत्म करना चाहता है। तभी तो अमेरिका ने ईरान को युद्ध खत्म करने के लिए 15 पॉइंट का प्लान भेज दिया है। इस योजना में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कड़ी पाबंदियां लगाना और हॉर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलना शामिल है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2 अज्ञात अधिकारियों के हवाले से बताया कि यह प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए ईरान को भेजा गया, जिसने इस मामले में मध्यस्थता करने की पेशकश की थी। माना जा रहा है कि पाकिस्तान में ही ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हो सकती है। इजराइल के चैनल 12 ने बताया कि अमेरिका और ईरान 1 महीने के लिए संघर्ष विराम की घोषणा करेंगे, जिसके दौरान वो 15 पॉइंट वाले प्रस्ताव के आधार पर बातचीत करेंगे। यानी अमेरिका जंग छोड़कर बात करना चाहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान जंग पर अमेरिका बुरी तरह से फंसता दिख रहा है। यही कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार-बार युद्ध खत्म करने की बात कह रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि 5 दिन के लिए ईरान के तेल ठिकानों पर हमला रोका जा रहा है, तो कभी ईरान को बातचीत के लिए 15 पॉइंट वाला प्लान भेज देते हैं। तो ये 15 पॉइंट्स वाला पूरा फॉर्मूला क्या फिट बैठ सकता है और इसके पीछे क्या ये समझा जाए कि बैकफुट के ऊपर है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप? लेकिन इसके ऊपर बात होगी जब हम इजराइल का जिक्र कर रहे हैं। तो इजराइल के चैनल 12 के मुताबिक और काबिल गौर है कि अमेरिका और ईरान के बीच डील के लिए 15 पॉइंट तैयार किए गए। 15 पॉइंट्स में से कुछ का मैं जिक्र करूंगा, उसके बाद गौरव आर्य से भी बात करेंगे। मेजर गौरव आर्य से 1 महीने के लिए युद्ध विराम होगा। पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, मैं आपको बता रहा हूं कि 15 पॉइंट्स क्या हैं। मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूं कि युद्ध विराम होगा 1 महीने के लिए। पहले 5 दिन का जिक्र था, अब 1 महीना। ईरान की ओर से अब तक विकसित की गई परमाणु क्षमताओं को खत्म करना होगा, यह भी एक शर्त रखी गई है। ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा, कि सीधे तौर पर यह बोल दिया कि आप कभी कोशिश नहीं करेंगे अपने पूरे आगे के समय में कि परमाणु हथियार को भूल जाइए। इन 15 पॉइंट्स को लेकर अब दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, क्या इन पॉइंट्स को लेकर ईरान सहमत हो सकता है? बड़ा सीधा सवाल। गौरव, मैं आपको एक बात बताता हूं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मामला है ही नहीं जी। ये 15 पॉइंट हो, 25 हो, 50 हो, ये मामला है ही नहीं जी। सबसे पहला पॉइंट आपने क्या बोला? सबसे पहले आपने ये बोला था कि 1 महीने के लिए लड़ाई रुक जाए जी। अब देखिए, अगर 1 महीने के लिए लड़ाई रुकती है जी, इसका मतलब क्या है कि जो मोमेंटम मिला है ईरान को, जो मोमेंटम मिला है पूरे मिडिल ईस्ट को यहां गर्दन से पकड़ रखा है ईरान ने, वो मोमेंटम खाली हो जाए। यानी कि 1 महीने तक हम भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, तुम भी हमें परेशान नहीं करोगे, और हम इसमें बातचीत करेंगे। और ये डोनाल्ड ट्रंप का पुराना झांसा है, ईरान के ऊपर 2 बार इस्तेमाल कर चुका है। यानी कि इसको 1 महीना चाहिए, किसके लिए? शांति बहाल करने के लिए नहीं, इसको 1 महीना चाहिए बाकी युद्ध की तैयारी करने के लिए। ही इज नॉट प्रिपेयर्ड। डोनाल्ड ट्रंप झांसा दे रहा है ईरान को। तो 1 महीने का सीधा मतलब है कि तैयारी के लिए, एक तैयारी करके 1 महीने बाद एक और बड़ा वार होगा। इस बार से और बड़ा वार हो सकता है। मुझे एक और चीज जाननी है, लोग जानना चाहते होंगे। अमेरिका कह रहे हैं कि हॉर्मुज खोल दीजिए, ईरान कह रहे हैं कि नहीं, हॉर्मुज के ऊपर या जो समुद्र है उसके ऊपर कंट्रोल मेरा चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि दोनों में कोई बीच का रास्ता है? ईरान के पास सिर्फ एक ही चाबी है, एक ही हथियार है जी, कि ईरान जब मन चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है, और इसको अमेरिका भी नहीं खुलवा पाया। अगर ये पहली शर्त मान लेता है ईरान कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, फिर ईरान के पास तो कुछ नहीं रह गया। फिर है क्या ईरान के पास? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपने खोल दिया, पहली चीज। हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, ये आपने साइन कर दिया। आपने ट्रंप को 1 महीना दे दिया, ये ईरान के लिए मौत का सामान तैयार हो रहा है। मैं एक और चीज इसमें बहुत अहम पॉइंट है जिसके ऊपर बात होनी चाहिए। कह रहा है कि हिजबुल्ला, हुती जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं बंद कर दीजिए, वो भी मत कीजिए। यानी कि एक तरह से अपने हाथ काट लीजिए हर जगह पर। मैं ईरान के पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश कर रहा हूं, तो यही कहने के मतलब है कि हॉर्मुज छोड़ दीजिए, परमाणु मत बनाइए, हुती हिजबुल्ला को भी कोई सपोर्ट मत करिए। तो क्या किसी पॉइंट पर लग रहा है कि 15 में से 2, 4, 5, 10 जिसके ऊपर सहमति बन सकती है? देखिए गौरव, साफ सीधी बात है, आप ईरान के हाथ भी काट दें, आप ईरान के पैर भी काट दें, और जब हाथ और पैर आप ईरान के काट दें तब आप बोले भाई साहब कुर्सी पे बैठिए और हमारे साथ बातचीत करिए। ईरान कभी नहीं, ईरान की फॉरेन पॉलिसी हिजबुल्ला है, ईरान की फॉरेन पॉलिसी हमास और हुती है,
और ये दर्जन भर आतंकी संगठन जो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में हैं, वो ईरान की असली ताकत है। ईरान की असली ताकत आप सिर्फ यह मत समझिए कि उसकी फौज है या इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है या उसकी जो भी नेवी, एयरफोर्स, व्हाटएवर इट इज, वो है उसकी ताकत, नो डाउट। लेकिन असली मजबूती क्या है ईरान की? हमास, हिजबुल्लाह। जब मन चाहे यहां से एक फोन कॉल गया और वहां पे एक आतंकी वारदात हो गया। ये है ईरान की असली स्ट्रेंथ। अच्छा, मैं एक और चीज जाननी चाह रहा हूं, जिन पॉइंट्स के ऊपर 15 पॉइंट्स का, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया में उसके ऊपर चर्चा हो रही है जी। मेरा पॉइंट यह है कि जो जिक्र हो रहा है कि समुद्र के रास्ते से जो चीजें निकल रही हैं उनके ऊपर आप ज्यादा कंट्रोल मत कीजिए। आपने कहा कि और ईरान के पास है ही क्या, लेकिन अब पूरे खाड़ी के देश अमेरिका, इजराइल सब इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि हॉर्मुज को अगर निकाल दिया जाता तो शायद आज तक ईरान बिल्कुल बैकफुट पर चला गया होता। उसने ही पूरी गेम को घुमा कर रख दी। जी, आपको लगता है कि इस पॉइंट के ऊपर और डिस्कशंस होंगी या इस पॉइंट ने ही इस पूरी जंग को इस पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दिया है? गौरव, सबसे बड़ा पॉइंट ही है जो आप बता रहे हैं। ये मेन पॉइंट है। ईरान किस तरीके से प्रेशराइज कर रहा है। जी, देखिए, अगर ईरान ये कहता है कि हम आपके ऊपर मिसाइल मार रहे हैं, आप हमारे ऊपर मिसाइल मारिए, तो ये तो अमेरिका के लिए बड़ा आसानी का खेल है, क्योंकि अमेरिका के पास ऐसी ऐसी मिसाइल्स हैं, ईरानियों ने उसका नाम नहीं सुना है। लेकिन क्या ईरानियों ने किया है कि ईरानियों ने सबके गर्दन पे हाथ डाल दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके। और वहां पे अगर हम रेड सी की बात करें, अगर हम पिछले इलाके की बात करें, यानी कि मैं बात कर रहा हूं यमन की, तो वहां पे हुथी बैठे हुए हैं जिनका नाम अभी थोड़ी देर पहले आपने लिया। हुथी वहां पे ब्लॉक करेंगे। वहां पे इंटरनेट केबल्स हैं जिसमें दुनिया भर में इंटरनेट जाता है, यानी कि एशिया के, भारत में भी जाता है, पाकिस्तान में भी जाता है, बाकी सारे देशों में वहीं से इंटरनेट की केबल्स हैं। तो कहने की बात यह है कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान से ले लेते हैं तो भाई ईरान के पास बचा क्या? तो जब यह बात खत्म होगी और फिर प्लानिंग की जाएगी, तो सबसे पहले ये जितने भी खाड़ी के देश हैं, ये सबसे पहले बोलेंगे यार कि अगर ईरान के मुंह में आपने खून लगा दिया एक बार, आपने ईरान को बोल दिया कि देखो यार, अगर तुमने हॉर्मुज बंद कर दिया तो पूरी दुनिया का गला सूख जाएगा। ईरान बार बार ये करेगा, एक ऐसा तरीका निकालो कि ऑयल एंड गैस हम लोग एक्सपोर्ट करते रहें और ईरान उसमें कुछ ना कर पाए। अगली प्लानिंग ये है। मेरा एक और पॉइंट है जी, चीन और रूस 15 पॉइंट के ऊपर उनका भी कोई रिएक्शन होगा या ईरान उनके पास भी जाएगा कि ये देखिए ये हो रहा है, ये पूछा जा रहा है, ये हमें कहा जा रहा है कि बंद कर देंगे सब कुछ, तो क्या मैं सहमति कर दूं? क्या उनका भी कोई रोल रह सकता है इन 15 पॉइंट्स के ऊपर सहमति को लेकर? देखिए गौरव, मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर उनकी सहमति नहीं ली जाएगी, लेकिन उनका रिएक्शन जरूर आएगा। कम से कम रशिया का आएगा। चाइना की आदत है दबे लफ्जों में बोलता है। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था थोड़े समय पहले कि चाइना ने ऑलरेडी प्लान बना लिया है आगे का। चाइना कहता है कि विंड, सोलर, न्यूक्लियर एनर्जी, इस पे जाओ। ये तेल पेट्रोल में कुछ नहीं रखा है। आपको एक बात ये भी पता होगी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो बन रही हैं दुनिया में, वो चाइना में बन रही हैं। चाइना की कंपनी है जो दुनिया की आधी से ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बना रही हैं। चाइना ये कह रहा है कि आज से 10-15 साल के बाद क्या तेल और हमारा क्या रिश्ता रहेगा, हम इस चीज को ही खत्म कर देंगे। तो ये भी बातें चल रही हैं। ये जो 15 पॉइंट है, क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा चाइना का? बिल्कुल रहेगा। क्या रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा? बिल्कुल रहेगा। कमांड सेंटर में हम बात करेंगे कि किस तरीके से अब बिचौलिए का जिक्र हो रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर है, ईरान अमेरिका की जंग में शांति के लिए पाकिस्तान ने मीडिएटर बनने की पेशकश की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इसके लिए आसिम मुनीर ने ट्रंप से फोन पर भी बात की। अब मध्यस्थ के नामों में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नाम की भी चर्चा है। इसके साथ ही कारोबारी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जारेड कुशनेर भी शामिल हैं। तो ये अहम और बड़ी खबर। आतंक की फैक्ट्री का पहरेदार बनेगा शांति का ठेकेदार। खुद की जंग में उलझा पाकिस्तान देगा युद्ध का शांति समाधान। टेरर एक्सपोर्टर या पीस ब्रोकर। दुनिया में चल रही सबसे बड़ी जंग के बीच पाकिस्तान अचानक दुनिया का नया स्विट्जरलैंड बन गया। क्या पाकिस्तान की हैसियत है कि वो अमेरिका और ईरान के बीच शांति की मेजबानी कर सके, जिस देश की अपनी अर्थव्यवस्था आईएमएफ की भीख पर टिकी हो, जिसकी फॉरेन पॉलिसी आर्मी चीफ आसिम मुनीर चलाते हो? सवाल है कि वो निष्पक्ष मीडिएटर कैसे बन सकता है? पाकिस्तान कह रहा है हम दोनों तरफ दोस्त हैं। तो सवाल है, जो पाकिस्तान यूएस से डॉलर मांगता हो, चीन को गवादर देता हो और ईरान से बॉर्डर शेयर करता हो,
वो न्यूट्रल है या डबल गेम खेलने की कोशिश कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल, अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने शांति वार्ता के लिए अहम भूमिका निभाई थी, तालिबान को ताकत दिलवाई, लेकिन नतीजा क्या हुआ? आज पाकिस्तान खुद टीटीपी के आतंक से जूझ रहा है। तो पाकिस्तान फिर वही पुराना खेल यूएस ईरान में क्यों दोहरा रहा है? क्या यह केवल शांति वार्ता है या पाकिस्तान का कोई पर्सनल इंटरेस्ट? सवाल यह भी है कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी कहां है? जब वो खुद अपने घर में शांति नहीं रख पा रहा, तो वो दुनिया में शांति कैसे कायम करेगा? तो बिचौलिए का जिक्र हो रहा है। मेजर गौरव आर्या, हजम हो रही है बात बिचौलिए ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। ये पहले कमेंट है। ये पहला कमेंट है, इसके ऊपर और बात करेंगे, लेकिन चलिए आइए चलते हैं और कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा और इन तथ्यों के साथ हम बात करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान का इस समय जिक्र हो रहा है या पाकिस्तान जिक्र करवाने की कोशिश कर रहा है। कुछ ग्राफिक्स हमारे सामने आ चुके हैं। फंड चाहिए, देखिए हो क्या रहा है। यह है शहबाज शरीफ, डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ है और दूसरी तरफ है ईरान। अब पाकिस्तान को है क्या? फंड चाहिए, एक तरफ से अमेरिका से और दूसरी तरफ से तेल चाहिए ईरान से। मतलब दोनों तरफ अपनी गेम को सेट करने की कोशिश है जी। लेकिन इसमें दो बातें गौरव जो मैं आपको बताता हूं। जो तेल लेता है पाकिस्तान ईरान से, वो 90% स्मगल्ड ऑयल है। वो पाकिस्तानी रियासत नहीं, पाकिस्तानी रियासत के और पाकिस्तानी फौज के स्मगलर हैं, उनके आशीर्वाद से ये लोग बलूचिस्तान के अंदर स्मगल करते हैं। तो उस किस्म का तेल आता है। ये नॉर्मल तेल की पाइपलाइन बननी थी, इसने नहीं करी। क्यों? क्योंकि सैंक्शनड ऑयल है। क्यों? जैसा आपने लिखा है, फंड चाहिए। लिखा ना आपने, फंड चाहिए। अगर आप उनसे तेल लेंगे तो ये गुस्सा हो जाएंगे। इनके डर के मारे उनको धोखा दे दिया है। ये चोर रास्ते से तेल आ रहा है, चोर रास्ते से तेल आ रहा है, पूरा स्मगल्ड माल है बलूचिस्तान से जो आ रहा है। चलिए अगला ग्राफिक आएगा। हथियार चाहिए, अमेरिका से हथियार चाहिए और इधर शिया मुसलमान को खुश भी करना है। ये भी एक पाकिस्तान के जहन में दिन रात बात गूंजती रहती होगी कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए। जी, इसमें भी दो बातें हैं, मैं आपको बता दूं। पहली चीज तो यह है कि हथियार जो पाकिस्तान के पास हैं आज की तारीख में, वो ज्यादातर ऑलमोस्ट 80% हथियार अमेरिका से नहीं, चाइना से आते हैं। यस, आप ये देखिए पाकिस्तान क्यों पिटा। ऑपरेशन, ऐसी बात नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिकन हथियार होते तो उसको मार नहीं पड़ती, लेकिन ज्यादा इसलिए पड़ी क्योंकि उसके पास चीनी हथियार है और सबके सब फेल हो गए। वही हथियार वेनेजुएला में फेल हुए, वही हथियार ईरान में फेल हो गए। तो चाइनीज वेपन्स आर अ फेलियर, ये पहली बात है। दूसरी चीज, जहां तक शिया मुसलमान हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पाकिस्तानी फौज के अंदर, और ये बड़ी सेंसिटिव मामला है, ये पाकिस्तानी फौज के अंदर शिया मुसलमान हैं। अगर वो हथियार उठा लेते हैं अपने स्टेट के खिलाफ, क्योंकि ईरान के लिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और वो ईरान को इंपॉर्टेंट समझते हैं, ईरान उनको इंपॉर्टेंट समझता है। विद्रोह ना हो जाए अंदर, वो भी ध्यान में रखना होगा पाकिस्तान। सबसे बड़ी बात ये विद्रोह है। जी, अगला पॉइंट आ गया। अफगानिस्तान पर दबाव बनाने की एक कोशिश है, जिस तरीके से दोनों देशों के बीच इस समय स्थिति है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान चाहता क्या है, ये देखिए क्या लिखा हमने जी। आपको लग रहा है कि यही चाहता है? ये हो पाएगा कभी जिंदगी में? देखिए, सम्मान, इज्जत, ये सब चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के शब्दावली में है नहीं। ये फॉरेन लैंग्वेज है उनके लिए, उनको ये सारी चीजें समझ में नहीं आती। जहां तक कह रहे हैं अफगानिस्तान पर दबाव, डेफिनेटली पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान को कंट्रोल करे। अफगानिस्तान को हर समय पाकिस्तानी फौज ने अपना 5वां सूबा यानी कि 5th स्टेट समझा है। और आज की तारीख में जब वहां से अटैक होता है या उनके साथ लड़ाई होती है, तो इनको हजम नहीं हो पाती पूरी बात। दे वॉन्ट टू कंट्रोल अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान में कौन लीडर बनेगा, हमारी बात मानता है नहीं मानता है, एक वो बात है। दूसरी चीज, भारत की तरह सम्मान, ये अलिफ लैला की कहानियां हैं गौरव, ये अलिफ लैला की कहानियां हैं। सम्मान भारत की तरह, उनको किसी भी तरह का सम्मान नहीं है। सम्मान और पाकिस्तान, ये दोनों अलग है। दीज आर ऑपोजिट्स, इनका कोई आपस में एक तरफ सम्मान, एक तरफ पाकिस्तान। दीज आर डिफरेंट थिंग्स, बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट। चलिए अगला पॉइंट आ जाएगा जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। अफगानिस्तान पर दबाव का जिक्र हो गया, भारत की तरह सम्मान की बात आपने कर दी, लेकिन मेरा पॉइंट यह भी है कि पाकिस्तान सब कुछ करने की कोशिश तो यही कर रहा है कि इधर से भी कुछ मिल जाए, उधर से भी कुछ मिल जाए, तो उसके ऊपर बात हो रही है। लेकिन इस सबके बीच सवाल है कि क्या पाकिस्तान अमेरिका और IMF के ऊपर भी जो नजर बनाए हुए है, उसका भी एक हम निचोड़ कहें कि ये स्थिति बनाने की कोशिश कर रहा है, पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेवल के ऊपर आकर अपनी जमीन पे कोई समझौता करवाने की जो बातचीत या कोशिश कर रहा है। देखिए, इसमें दो बातें फिर से मैं आपको बता देता हूं और सीधी बात करते हैं। सबसे पहली बात तो, ईरान ने सबके ऊपर मिसाइल मार दी, जितने भी मुस्लिम देश थे जिनके पास तेल है, गैस है। ऐसा कोई नहीं है जिसके ऊपर ईरान ने मिसाइल नहीं मारी। नीचे ओमान है, ऊपर जॉर्डन है, इजराइल बगल में है जो कि मुस्लिम देश नहीं है, लेकिन उसके नीचे देखिए सऊदी अरब है,
फिर आप कुवैत की बात करें, फिर आप कतर की बात करें, फिर आप यूएई की बात करें, तो सब पे मिसाइल मार रखी है। अब बात करेगा तो करेगा कौन? पहली बात। दूसरी चीज यह है कि पाकिस्तान यह चाहता है कि किसी तरीके से काम आए। सऊदी अरब कह रहा है अटैक करो ईरान के ऊपर, तुमने तो हमारे साथ डिफेंस डील साइन कर रही है। आपने वादा करा है कि अगर सऊदी अरब पे हमला है तो पाकिस्तान के ऊपर हमला है। अब मानो पाकिस्तान के ऊपर हमला हो गया तो आप अटैक क्यों नहीं कर रहे? तो आइए गौरव आर्या, हम मेजर गौरव आर्या, हम बात कुछ चित को आगे बढ़ाएंगे। और आपने जो जिक्र कर दिया कि पाकिस्तान जिस तरीके से चाह रहा है, जी, चाहने से तो कुछ नहीं होता ना, चाहता तो हर कोई बहुत कुछ है। उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान बार बार शांति दूत बनने का नाटक करता है, लेकिन नतीजा हमेशा धोखा और नुकसान में बदल जाता है। क्या सहमत है? मैं गौरव, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं 1 मिनट में एक बात बताना चाहता हूं। पाकिस्तान के अंदर पीएसएल हो रहा है, 6 लोकेशन में होना था, वो 2 हो गई। जी, ये एक T20 का मैच नहीं करवा पा रहे। इनकी 23 मार्च की सबसे बड़ी परेड होती है, वो डर के मारे 23 मार्च की परेड नहीं करवा पा रहे पाकिस्तानी। और अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि समझौता करवाएंगे। जो एक T20 का मैच नहीं करवा पा रहा, वो समझौता कैसे करवा सकता है? पाकिस्तान का एक चुंगी नाके की तरह इस्तेमाल हो रहा है। नोएडा में है ना DND, लोग पैसा देते हैं टैक्सी वाले, वो पाकिस्तान है। ये चुंगी नाका स्टेट है, इसको पैसा देके बोला कि तुम होस्ट करो। पाकिस्तान सोचता बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। कोई डिप्लोमेटिक विक्ट्री नहीं है, क्योंकि डिप्लोमेसी में सबसे बड़ी चीज होती है गौरव, क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्या है पाकिस्तान की? जी बिल्कुल, शांति समझौते का हम जिक्र कर रहे हैं और जिसमें पाकिस्तान अपनी एक भूमिका बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल इस सबके बीच यही है कि समझौता हो पाएगा या पाकिस्तान कोई भूमिका निभा पाएगा? पाकिस्तान ने, मैं आपको यह भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से जो नतीजा रहा है इससे पहले जो कुछ हुआ है। पाकिस्तान ने 2020 में यूएस तालिबान दोहा पीस एग्रीमेंट में अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान ने समझौते के लिए दोहा में पॉलिटिकल ऑफिस दिया, तालिबान नेतृत्व का सपोर्ट कर दिया, दावा भी किया कि अफगानिस्तान में अब स्थिर सरकार आएगी, लेकिन नतीजे उसके खिलाफ आ गए। 2021 में काबुल में तालिबान ने कब्जा कर लिया। तालिबान ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान का समर्थन कर दिया और इसी टीटीपी ने पाकिस्तान पर हमले करके उसे दहला दिया। ये जो चीजें हो रही हैं उसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि इससे पहले भी ये ऐसी कोशिशें की गई हैं, लेकिन नतीजा क्या निकला वो हमारे सबके सामने। जी, आज की तारीख में गौरव आपको पता है ये तालिबान क्यों इतना रूठा हुआ है पाकिस्तान से? मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, एग्जांपल हजारों हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं। तालिबान क्यों परेशान है, पाकिस्तान से क्यों नफरत करता है? आपने दोहा एग्रीमेंट की बात करी, दोहा अकॉर्ड की बात करी। साइन करने वाला तालिबान की तरफ से था मुल्ला बिरादर। मुल्ला बिरादर को पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान बुलाया, आप हमारे मेहमान हैं, हम सबसे ज्यादा मेहमान नवाज कौम है, पाकिस्तानी कौम सबसे मेहमान नवाज। और जब वो आया तो उसका स्वागत किया गया और 9 साल पाकिस्तानियों ने मुल्ला बिरादर को जेल में रखा और उसे टॉर्चर किया। ये पाकिस्तानी सारे तालिबान की लीडरशिप के साथ कर चुके हैं। दैट इज व्हाई यू सी द हेट्रेड। ये नफरत है ना तालिबान की पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान, मैं आपको बता रहा हूं, उनका एक एम्बेसडर था, उस एम्बेसडर ने लिखा है माय लाइफ विद द तालिबान में कि साहब ये 2 मुआ लोग हैं, इनके मुंह में 2 जबानें हैं, ये सबसे अलग अलग बातें करते हैं। आगे बढ़ेंगे कमांड सेंटर विद मेजर गौरव आर्या में बात करेंगे कि पश्चिम एशिया में चल रही जंग में बैकफुट के ऊपर है कौन। इसके ऊपर बात होनी बहुत जरूरी है। बैकफुट के ऊपर है कौन? दरअसल युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत के संकेत दिए हैं और इसका मतलब यह है कि अब अमेरिका इस जंग का एक कूटनीतिक समाधान चाहता है, क्योंकि इस जंग का असर सीधे सीधे वैश्विक तेल संकट से जुड़ा है। खुद अमेरिका की अर्थव्यवस्था से पूरी गेम जुड़ी हुई नजर आ रही है। क्या खत्म हो गया ईरान का बारूद? इजराइल का आयरन डोम फेल? क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऑयल ब्लैकमेल में फंस गए हैं? पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका इजराइल के प्रहार ने उसकी सैन्य क्षमता की लगभग कमर तोड़ दी। बावजूद इसके ईरान मिसाइलों की बौछार करने में पीछे नहीं, लेकिन दावे के मुताबिक अंदर की खबर यह है कि ईरान में सर्वोच्च नेता अली खामेनी की मौत के बाद ईरान का कमांड एंड कंट्रोल बिखर चुका है। ईरान का सैन्य पतन। दावे के मुताबिक ईरान के कई मिसाइल डिपो तबाह हो चुके हैं। अमेरिकी बमबारी ने ईरान की जवाबी हमला करने की क्षमता को 60 से 70% तक कम कर दिया है। नतीजा यह है कि ईरान अब सीधी जंग लड़ने की पोजीशन में नहीं है, अब वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इजराइल का इंटरसेप्टर संकट। उधर भले ही इजराइल हमलावर है, लेकिन वो एक खतरनाक जाल में फंस गया है। जंग में ईरान की मिसाइल टेक्निक के आगे इजराइल के आयरन डोम थके हुए नजर आते हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक खतरनाक स्तर पर कम हो गया है। इसके साथ ही इजराइल चौतरफा वॉर झेल रहा है। एक तरफ ईरानी मिसाइलें, दूसरी तरफ उत्तर से हिजबुल्ला और दक्षिण से हूथी, दोनों इजराइल पर हमले करने से बाज नहीं आ रहे। डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर। सुपर पावर अमेरिका पश्चिम एशिया में बहुत भारी है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट पर बैन लगाकर ईरान ने ग्लोबल मार्केट में आग लगा दी है, जिससे कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिसके बाद अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि युद्ध की लागत अरबों खरबों डॉलर के पार पहुंच गई। शायद यही वजह है कि ट्रंप ने जंग के बीच बातचीत के संकेत दिए। उधर इस जंग में अरब के कई बड़े देश बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईरान के निशाने पर अरब के तेल के कुएं और अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। इसलिए ईरान बिना संकोच अरब देशों पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है। तो अब सवाल यही है कि बैकफुट के ऊपर है कौन? लाख टके का सवाल है मेजर गौरव आर्या। बैकफुट पर कौन है? ईरान है, अमेरिका है, इजराइल है, कौन है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ओवरऑल एक परिप्रेक्ष्य में देखें लॉन्ग टर्म, तो ईरान बैकफुट में है। ऐसा लग नहीं रहा है कि ईरान बैकफुट पे है, क्योंकि ईरान ने सबकी रातों की नींद जो है वो हराम कर दी है। तो सब, आप किसी से पूछिए, सबका एनालिसिस यही कि नहीं, ईरान जो है उसने सबको मजबूर कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, और ऐसा क्यों नहीं है ये मैं आपको 3 पॉइंटों में बताऊंगा। सीधी बात यह है, सबसे पहली बात, जैसा आपने बताया अभी, ईरान का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तबाह हो गया है। तो ईरान यह कह रहा है कि उसकी जीत दूसरों को दर्द पहुंचाने में है। अब ईरान का कोई ऐसा टारगेट नहीं रह गया, बस तेल के दाम बढ़ते रहें, ईरान नेगोशिएट करे, पहली चीज। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि सब लोग दिखा रहे हैं तल अवीव में यह हो गया, तो डेविड स्लिंग बर्बाद हो गया, तो आयरन डोम फेल हो गया। देखिए, अगर आप 100 मिसाइल मारेंगे, कोई भी सिस्टम 90-95% मिसाइल रोक लेगा, 100% कोई भी सिस्टम नहीं रोक सकता दुनिया में। लेकिन क्या आपने कोई वीडियो ईरान का देखा? क्या कोई संवाददाता किसी का भी ईरान के अंदर है जो कहता है कि मैं फलाना बोल रहा हूं और मैं तेहरान में खड़ा हूं और देखिए कितने मजे आ रहे हैं? तेहरान को उन्होंने बिल्कुल एक फुटबॉल पिच बना दिया है। पूरे ईरान में इतने बम मारे हैं कि उनको यही नहीं पता कि मैन्युफैक्चरिंग कहां पे चल रही है उनके रॉकेट्स की। और तीसरी चीज, डोनाल्ड ट्रंप साइड बाय साइड वो चाइना से भी डील कर रहा है, और वो कर रहा है इजराइल से डील, कि इजराइल से कह रहा है कि तुम यहां पे मारो, मैं चुप रहता हूं। मैं चाइना से डील कर रहा हूं, मैं रशिया से डील कर रहा हूं, एक काम करो चुपचाप से। मैं उनसे बोलता हूं कि ठीक है, यूक्रेन पे हम लोग हल्का हाथ रखते हैं, तुम ईरान से अपने संबंध काट दो। ये रशिया ने ऑफर किया था, ये रूस ने ऑफर किया था दोस्तों। तो ईरान के दोस्त भी ज्यादा वफादार नहीं है। रशिया ने साफ सीधी बात बोल दी। रशिया ने यह बोला है, यूक्रेन में आप दखलंदाजी बंद कर दीजिए, हम ईरान की हेल्प करना बंद कर देंगे। यह बात चल रही है गौरव असली जी। तो मैं अगर इसको बहुत लॉन्ग टर्म में देखूं कि एक 10-20 साल की भी अगर बात कर लें, दुनिया में यह भी बात हो रही है, तो आपको लग रहा है कि ईरान आज बैकफुट के ऊपर है और इसका असर ईरान के ऊपर ज्यादा। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं कि ईरान के ऊपर लॉन्ग टर्म बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि ईरान ने सबसे लड़ाई मोल ली। देखिए, अगर आप सिर्फ इजराइल से लड़ते तो बाकी मुसलमान देश ये कहते कि हां, हमें तेल का प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग तेल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, हमारा रेवेन्यू रुक गया, हमारा इन्वेस्टमेंट रुक गया, लेकिन हम ईरान के साथ खड़े हैं, शांति। आज की तारीख में आपको तो पता ही है सऊदी अरब क्या कह रहा है। सऊदी अरब का क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके कहता है कि ठोक दो इनको एक बार, और तब तक मत रुकना जब तक पूरे के पूरे नस्ते नाबूद ना हो जाए। बार बार सऊदी अरब सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को एक बात बोल रहा है कि छोड़ना नहीं इनको, अभी बीच में मत छोड़ना, अब तुमने लड़ाई शुरू कर दी है ना, अब इसको खत्म करके मानना। चलिए, सबके बीच सवाल यह भी है कि जो पश्चिम एशिया में चल रही जंग है उसमें बैकफुट के ऊपर है कौन? ये सवाल है जिसको हम बात कर रहे हैं मेजर गौरव आर्या के साथ। ईरान के टॉप लीडर्स की मौत के बाद उसका कमांड सेंटर टूट चुका है या टूटा हुआ नजर आता है, तो उधर हार्मुज स्ट्रेट बंद होने से तेल संकट है दुनिया में। ये दोनों आपको लग रहा है कि इफेक्ट कर रहा है कि ईरान उस तरीके से डेंट कर गया उसको, ईरान को? नहीं, बिल्कुल यही तो मेन पॉइंट है गौरव, जो आपने बात बोली है, यही तो असली बात है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूं, जो हमारे व्यूअर्स हैं सीधी बात समझिए। मुश्तबा खमेनी सुप्रीम लीडर है, आपने देखा उसका कोई वीडियो? 28 तारीख के बाद अगर किसी ने कोई वीडियो जारी करा हो कि मैं मुश्तबा खमेनी हूं, मैं लाइव हूं, मेरा रिकॉर्डेड वीडियो है, किसी ने कुछ नहीं देखा। जब इन्होंने शपथ ली, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जब शपथ ली, वफादारी की शपथ ली, तो सामने भाई की फोटो लगी थी, फोटो पे शपथ ली है। शपथ इंसान के सामने ली जाती है, इन्होंने फोटो पे शपथ ली है कहां मुश्तबा खमेनी?
डर की बात लोगों को क्या लग रही है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर इज नाउ इन चार्ज। जो रेडिकल फैक्टर्स हैं, जो एक्सट्रीमली रेडिकल फैक्टर्स हैं, जो मरने की बात करते हैं, वो लोग ईरान की किस्मत को आज की तारीख में डिसाइड कर रहे हैं। यह बात है जो आपको लग रहा है ना कि ईरान इतने रॉकेट फायर कर रहा है, ये सब कर रहा है, क्यों? इसीलिए क्योंकि उन्होंने एक छितराया हुआ, एक बिखरा हुआ सिस्टम इन प्लेस कर दिया है जिसमें वन मॉड्यूल इज नॉट रिलेटेड टू द अदर मॉड्यूल। ये दोनों मॉड्यूल आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, सब लोग इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, सब लोग रॉकेट मार रहे हैं, जहां से रॉकेट आ रहे हैं फिर मार रहे हैं। कोई कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक आज की तारीख में नहीं हो रही है। और मैं फिर एक बात कहना चाहता हूं गौरव, सब लोग ये कह रहे हैं कि तल अवीव में मिसाइल, क्योंकि इजराइल ने मीडिया को परमिट करा है कि अगर मिसाइल गिर रही है तो कैमरे से दिखाओ गिर रही है मिसाइल। मैं ये कहना चाहता हूं ईरान क्यों नहीं परमिट करता? ईरान बोले कि जुल्म हो रहा है हमारे खिलाफ। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सऊदी अरब चाहता है ईरान पर हमले जारी रहे। हालांकि सऊदी अरब ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि हम शांति के पक्ष में हैं। वहीं ईरान का मुस्लिम देशों से एकजुट होने की एक अपील का मामला भी सामने आया कि अपील की जा रही है। मेजर गौरवारिया, ये और भड़क सकता है युद्ध, इसका मतलब क्या निकाला जाए, निचोड़ क्या निकाले हम कि सऊदी कह रहा है कि नहीं आप बम मारिए और बम मारिए। जी गौरव, मैं आपको दो बातें बताऊंगा यहां पे, और दो बातें हैं। पहली चीज, ये लड़ाई शुरू होने से पहले सबसे पहले सऊदी अरब ने बोला था इजराइल को भी और अमेरिका को भी, खास तौर से मोहम्मद बिन सलमान ने फोन करा था डोनाल्ड ट्रंप को कई बार, एक बार नहीं कई बार फोन किया कि ठोको ईरान को, मारो बम, क्योंकि ये लोग जब तक हैं तब तक पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगती रहेगी। पहली बात। दूसरी चीज, ये जो मुस्लिम देशों की एकता की बात कर रहा है, बेसिकली सऊदी अरेबिया ये कह रहा है कि एक हो जाओ क्योंकि तुम सब के ऊपर वार करा है ईरान ने। और तीसरी चीज, आज की तारीख में जब दुनिया को यह लग रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप एक कदम पीछे ले रहे हैं, इज ही मूविंग बैक, क्या वो पीछे ले रहे हैं, सऊदी अरब कह रहा है नहीं, आगे बढ़ने का वक्त है, लड़ाई शुरू करी है, लड़ाई को खत्म करो, बीच में लड़ाई को मत छोड़ो। अगर बीच में लड़ाई को छोड़ा ईरान और मजबूत हो जाएगा और फिर कल ही हमारी नाक में दम करेगा। इसको आज खत्म कर दो। चलिए, सऊदी की बात होगी और इसके बीच मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। क्या और भड़केगा अरब युद्ध? मुस्लिम वर्ल्ड में वर्चस्व की लड़ाई, ईरान के खिलाफ खाड़ी प्लान। अरब युद्ध अब चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुका है, लेकिन अब जंग में नया मोड़ आ गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अरब युद्ध और भड़क सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने ट्रंप को ईरान के खिलाफ हमले जारी रखने के लिए कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी प्रिंस इस जंग को ऐतिहासिक मौका मान रहे हैं, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस बदला जा सकता है। यानी साफ है कि सऊदी इस वक्त ईरान को पूरी तरह कमजोर करने के मूड में दिख रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर सऊदी अरब ने इस दावे से इनकार किया। सऊदी अरब सरकार का कहना है कि वो हमेशा से शांति समाधान के पक्ष में रही है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सऊदी अरब ने अमेरिकी सेना को किंग फहद एयरबेस तक पहुंचने की भी अनुमति देने पर सहमति जता दी। उधर यूएई भी ईरान की अरबों डॉलर की संपत्तियों को फ्रीज करने पर विचार कर रहा है। खाड़ी देश अब सैन्य और आर्थिक दोनों स्तरों पर ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपना रहे हैं। उधर ईरान ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की बात कही है। ولا نحتاج إلى دولة تنظر إلى المسلمين على أنهم كائنات لا قيمة لها فلا ترى فيهم إلا ما تختزنه أرضهم من ثروات ونفط وغاز فأي خير جلبته لكم أمريكا وقواعدها في المنطقة فاللوم أنكم اليوم تعرضتم لعدوان الجيش الكيان الصهيوني فهل سيطلق الأمريكيون رصاصة واحدة دفاعا؟ भले ही ईरान खाड़ी देशों से एकजुट की बात कर रहा हो, लेकिन ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने खाड़ी देशों के लिए खतरा बढ़ा दिया है। तेल बाजार में उथल-पुथल है और सबसे बड़ा संकट है दुनिया के अहम तेल रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, जहां से गुजरने वाला हर जहाज अब खतरे में है। वहीं मुस्लिम वर्ल्ड पर वर्चस्व की ये लड़ाई हो चुकी है। दोनों चाहते हैं कि पूरी मुस्लिम दुनिया में उनका प्रभाव बना रहे। तो सऊदी का भी हम जिक्र कर रहे हैं, सऊदी अरब का, और इस बीच इस जंग में सऊदी अरब की स्टेटमेंट बिल्कुल एक नई पिक्चर लाकर खड़ी कर रही है। लेकिन इस सब के बीच मैं बात करूंगा कि ईरान के खिलाफ अरब देश एकजुट क्यों हो रहे हैं। यह भी समझा जाए तो बहुत जरूरी है। पहला कारण है कि ईरान के तीखे तेवरों को कम करना है। लगातार हमलों के बीच अरब देश चाहते हैं कि
ईरान की आक्रामकता के ऊपर ब्रेक लगे। अगला पॉइंट क्या है उसको भी समझिए। ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा, तेल गैस पर टिकी अर्थव्यवस्था, उसे बचाने के लिए भी सुरक्षा ये बड़ा अहम मुद्दा है। हॉर्मुज पर ईरान की पकड़ कमजोर करना भी इसके पीछे एक लक्ष्य है। और वहीं एआई डेटा सेंटर को बचाना, सऊदी अरब और यूएई और अरबों का एआई निवेश अब खतरे में भी है। मैं एक और पॉइंट का जिक्र करता हूं, मेजर गौरवारी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। ईरान से पावर बैलेंस छीनने का भी मौका नजर आ रहा है। मेजर गौरवारिया, मेरे जहन में सबसे पहला सवाल यही आ रहा है कि ये ईरान अकेला क्यों है, इसको किसी का साथ मिडिल ईस्ट में क्यों नहीं है? गौरव देखिए, सीधी बात समझिए, ईरान हर समय अकेला था। ईरान पहली बार अकेला नहीं हुआ है। ये जितने भी मिलिट्री बेसिस बनाए हैं यूएस में मिडिल ईस्ट में, उनमें से एक कारण ईरान भी है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं। हम बात करते हैं हुथियों की, हम बात करते हैं हमास, हिजबुल्ला और ऐसे 1 दर्जन टेरर आउटफिट्स की। वो ईरान ने कहां पे रखे हुए हैं? कोई लेबनान में है, कोई यमन में है, कोई सीरिया में है, कोई फिलिस्तीन में है, कोई सऊदी अरब में है, कोई बहरीन में है, कोई कुवैत में है, कोई कतर में है। ये सब लोग ईरान से परेशान हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। हम लोगों को एक गलतफहमी है कि 28 तारीख को लड़ाई शुरू हुई, 28 फरवरी को बम गिरे, तब लोगों ने बोला कि नहीं अब तो ईरान है, हमारे ऊपर बम मारा है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा ईरान गलत है। नहीं,